वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल यानी कि कृत्रिम वर्षा के बारे में समझेंगे। इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस सब कुछ आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे होती है, कहाँ पर कराई जाती है, इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमारे क्लाइमेट में चेंज करने से क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। साथियों, ये क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 21 है, जो कि क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास 22 है। साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ जो भी यहाँ कुछ मैं लिखूंगा वो आप ले सकते हैं। तो चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि ये टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि किस चीज का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पर याद रखिएगा साथियों, हम एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और सविंदर सिंह, जो कि एक तरीके से एडवांस बुक है आईएएस पीसीएस एग्जाम के लिए, ये दो बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये तो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा ये एडवांस बुक फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक रेपुटेटिव बुक है, उसको फॉलो कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, अन्यथा ना भी करिए, आप यहां से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आर्टिफिशियल रेनफॉल आखिर क्या होता है। साथियों, अगर आपको मैं बताऊं तो चाइना की कुछ समय पहले ही ये इंफॉर्मेशन चाइना के बारे में निकलती है कि लगभग मिलियन डॉलर्स इसने आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए कर दिया है। मिलियन डॉलर्स कैसे इस पर खर्च किया है, ये चाइना की न्यूज है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी में, आपके विवाह में कहीं बारिश ना हो, तो इसके लिए भी क्लाउड सीडिंग टेक्निक का उपयोग करके आप आर्टिफिशियल रेनफॉल को रोक, मतलब एक तरीके से करा के आप अपने शादी वाले दिन वर्षा को रोक सकते हैं। तो इसका जाहिर सी बात है बहुत जगहों पर उपयोग किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज जो कि ड्राउट से प्रभावित होते हैं, और ऐसे में वो अगर सूखे से प्रभावित हैं तो ये भी आर्टिफिशियल रेनफॉल करा के वहां पर वर्षा कराई जा सकती है। वहां पर सूखे का एक तरीके से मतलब रिजोल्वेशन किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक बार समझते हैं। साथियों, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर मौजूद होते हैं। वाटर वेपर मौजूद होते हैं यानी कि जलवाष्प होते हैं। ये जलवाष्प यदि साइक्लोन या पर्वत, माउंटेन या कन्वेक्शन के थ्रू यदि ऊपर की ओर उठते हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएंगे साथियों, तो इसका टेम्परेचर कम होता है। और टेम्परेचर जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये बात समझ रहे हैं? यानी कि टेम्परेचर कम होने से ये जो वाटर वेपर है धीरे धीरे अंत में वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है यही तो क्लाउड के रूप में जाना जाता है। यानी कि अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में जो वाटर ड्रॉपलेट का बैग होता है, उसी को ही तो हम क्लाउड के नाम से पुकारते हैं। उसी को तो ही हम क्लाउड कहते हैं। और यही क्लाउड यदि लोअर ट्रोपोस्फियर में होने लगे, यानी कि लगभग 7 किलोमीटर से नीचे ही पाया जाए, तो इसको हम फॉग कहते हैं। ये हमने क्लाउड, फॉग जब हम पढ़ा रहे थे, ड्यू क्या होता है, ओस क्या होता है, मिस्ट कुहासा क्या होता है, इन सब में बताया है। यानी कि वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे में वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि साथियों इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी जाए तो ये आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये आइस क्रिस्टल क्या होते हैं? ये भी क्लाउड्स हैं। तो कुछ क्लाउड्स आइस क्रिस्टल के रूप में मौजूद होते हैं, कुछ क्लाउड्स ड्रॉपलेट के रूप में उपस्थित होते हैं। ये बात समझ रहे हैं?
तो यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं साथियों, वो दो टाइप के हो गए। एक आइस क्रिस्टल वाले हो गए, समझ गए, और एक, यहां पर मैं लिख दूं कि भाई जो क्लाउड्स होंगे वो टू टाइप के होंगे। क्लाउड टू टाइप के होंगे, बादल दो प्रकार के होंगे। नंबर एक, आइस क्रिस्टल क्लाउड्स। आइस क्रिस्टल वाले क्लाउड्स जो थोड़ी सी ऊंचाई पर होंगे। दूसरे, वाटर ड्रॉपलेट वाले क्लाउड्स। जब मैंने क्लाउड चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें जो मैं सिरस क्लाउड्स पढ़ाता हूं साथियों, वो आइस क्रिस्टल वाले क्लाउड्स होते हैं। वो आइस क्रिस्टल वाले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड्स, ठीक है। आइस क्रिस्टल वाले क्लाउड्स, इसी को तो हमने सिरस वर्ड से पुकारा था। सिरस यानी कि हिंदी में पच्छाभी बादल। पच्छाभी बादल, समझ रहे हैं? सिरस क्लाउड्स, पच्छाभी बादल। और ये सिरस क्लाउड्स इंग्लिश में इसका नाम है। जबकि वाटर ड्रॉपलेट वाले क्लाउड्स में ज्यादातर कौन आ जाएंगे? आल्टस निम्बस क्लाउड्स आ जाएंगे। इसीलिए जो पच्छाभी बादल होते हैं उनको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है, मोतियों की माला, क्योंकि उनको देखेंगे तो मोती जैसे आइस क्रिस्टल दिखाई देंगे। ये तो बात समझ में आ गई, क्लाउड टू टाइप के होते हैं। अब क्लाउड से साथियों ये रेनफॉल कैसे होती है, ये देखिए जो रेनफॉल हो रही है ये कैसे होती है। तो होता क्या है, क्लाउड्स जैसे मान लीजिए ये है। अब क्लाउड्स में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं। छोटे छोटे क्या है भाई? वाटर ड्रॉपलेट है। अब अगर यही वाटर ड्रॉपलेट पास पास में आके बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाए, वेटेड हो जाए, यानी कि यही आइस, मतलब आइस क्रिस्टल कह लो या वाटर ड्रॉपलेट, जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो इस पर ग्रेविटी का असर आने लगेगा। ये फ्लो नहीं करेंगे, अफ्लोट नहीं करेंगे, तैरेंगे नहीं। अब इस पर ग्रेविटी वर्क करने लगती है, देन ये क्या करते हैं? गिरने लगते हैं। जब इन्हीं आइस क्रिस्टल कह रहे हैं या आइस क्रिस्टल भी कह सकते हो आप, जब यही वाटर ड्रॉपलेट का वेट ज्यादा हो जाता है तो ये नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। कैसे वेट ज्यादा हो गया? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट, जो टीनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं मिलियंस में, वो एक दूसरे के पास में आकर बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे में इनका वेट ज्यादा होता है और ये नीचे की ओर गिरना चालू हो जाते हैं, जिन्हें हम वर्षा के नाम से जानते हैं। यदि यही वर्षा नीचे गिरती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है, समझ रहे हैं, तो गैसेस के फॉर्म में भी कन्वर्ट होने लगती है। यदि टेम्परेचर नीचे कम हो, पृथ्वी जहां गिर रही है, यदि ये धरातल पर टेम्परेचर कम हो तो ये आइस क्रिस्टल के रूप में गिरने लगते हैं। तो इसी को हम हेल के नाम से जानते हैं, ओला, या स्नोफॉल के नाम से जानते हैं। ये स्नोफॉल हेल में क्या डिफरेंसेस है ये मैंने बता दिया है। कुल मिलाकर वर्षण, वर्षण जो शब्द आता है, प्रेसिपिटेशन, जस्ट पिछला वीडियो है, इसमें आइस क्रिस्टल भी गिर सकते हैं या वाटर ड्रॉपलेट गिरेंगे तभी जब इनका आकार बढ़ेगा, तभी तभी तो उस पर ग्रेविटी का इंपैक्ट होगा। बात समझे? अब साथियों, इसमें बताया जाता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर विंसेंट, डॉक्टर विंसेंट सेफर। एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेनफॉल की रिसर्च के लिए इन वैज्ञानिक को जाना जाता है, विंसेंट सेफर को जाना जाता है। इन्होंने एक फिनोमिना बताया, यदि ड्राई आइस को, ये अपने रिसर्च वगैरह करते रहते थे प्रेसिपिटेशन वगैरह पर, वर्षण वगैरह पर, तो ड्राई आइस जिसको हम, आप कह सकते हैं सॉलिड CO2, ड्राई आइस को किस नाम से पुकारते हैं? सॉलिड CO2 नाम से पुकारते हैं, जो कि -78 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हैं? तो साथियों, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ये ध्यान से समझिएगा। यदि ड्राई आइस सॉलिड CO2 को किसी क्लाउड पर हम छिड़क दें, किसी क्लाउड पर हम डाल दें, तो उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस और तेज होने लगती है, और जो वाटर वेपर अभी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हुए थे वो भी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। मतलब सपोज दैट
ये जैसे क्लाउड है साथियों, यहां कुछ ड्रॉपलेट। अब तुमने बमबारी कर दी किसकी? ड्राई आइस की, एरोप्लेन से या नीचे से रॉकेट वगैरह के थ्रू, समझ रहे हैं, लॉन्च करके, रॉकेट वगैरह लॉन्च करके। ड्राई आइस और क्या है भाई, सॉलिड CO2 का आपने छिड़काव कर दिया। अब ड्राई आइस, सॉलिड CO2 जैसे ही इसके अंतर्गत जाएंगे तो ये कंडेंसेशन, क्योंकि टेम्परेचर इनका बड़ा कम होता है, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस और करेंगे, जो अभी वाटर वेपर, अभी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे में बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट यहां अगर बन गए तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट की संख्या अधिक हो गई, ये आपस में जुड़ जुड़कर बड़े तरीके से ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन कराएंगे, बड़े तरीके से वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन कराएंगे। समझ रहे हैं, ये बड़े वाटर ड्रॉपलेट बनाएंगे और गिरना चालू हो जाएंगे। यानी कि साथियों, अभी जो बादल के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था, वो अब वर्षा कराने लगा। बात समझ रहे हैं? तो ड्राई आइस सिर्फ क्या करता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस को इंक्रीज, प्रोसेस रेट को बढ़ा देता है, रेट को इंक्रीज कर देता है। कंडेंसेशन प्रोसेस रेट को इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आया? संघनन की दर को, संघनन प्रक्रिया की दर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। कंडेंसेशन प्रोसेस रेट को इंक्रीज कर देता है। ये बात समझ में आया? तो अब सर आप कहेंगे कि सर सुना है सिल्वर आयोडाइड भी का प्रयोग किया जाता है, ये क्या चीज है फिर सर? अगर ड्राई आइस ही करा दिया वर्षा, तो सिल्वर आयोडाइड का क्या रोल है? देखिए, एक दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम है साहब, एक मिनट साहब, जिनका नाम है डॉक्टर बरहार्ड वॉनगट। तो डॉक्टर बरहार्ड वॉनगट, ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा, ये जो हम ड्राई आइस लेते हैं, इसके स्थान पर अगर हम कोई सॉलिड सरफेस ले लें, सॉलिड सरफेस का यूज करें, इसको यूज करें, तो भी हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करा सकते हैं, तो भी हम वर्षा तेजी से करा सकते हैं। अब सॉलिड सरफेस का मतलब क्या है साथियों? जब मैंने आपको वर्षण पढ़ाया था, तो आपको मैंने पढ़ाया था, वर्षण के लिए जिम्मेदार, वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन के लिए जिम्मेदार एक फैक्टर है जिसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये क्या होता है? जैसे साथियों, वर्षा की जो ड्रॉपलेट है, ये बनेंगी ड्रॉपलेट तभी जब कोई सॉलिड बेस उसे मिलेगा। तो यहां पर क्या सॉलिड बेस मिल रहा था? अगर आप कहेंगे यहां पर जो वर्षा हो रही थी, यहां क्या सॉलिड, ये जो ड्रॉपलेट बन रहे थे, क्या इनको सॉलिड बेस मिला था? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हां, यहां सॉलिड बेस मिला था। यहां पर कौन सॉलिड बेस का काम कर रहा था? तो साथियों, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स या पौधों के पॉलन ग्रेन्स, इनके ऊपर ड्रॉपलेट क्या कर जाती हैं, बनती हैं। अगर वो पॉलन ग्रेन या डस्ट पार्टिकल ना हो, तो टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, वाटर वेपर के ही रूप में रहेगा, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। कितना भी तुम टेम्परेचर कम कर दो, अगर वो सॉलिड सरफेस पॉलन ग्रेन या फिर डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, तो वो जलबूंद नहीं बनेगी। कभी भी आप जलबूंदों को देखिएगा, किसी भी जलबूंद को देखिएगा, ये जरूर किसी सॉलिड बेस के ऊपर ही बनती है। जैसे फ्रीजर से कभी आप बॉटल निकालिए, तुरंत इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट बनना चालू होते हैं। यहां पर सॉलिड सरफेस कौन है? वाटर की, वो जो बॉटल की सरफेस है, वो है मेन। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बहुत जरूरी है। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है भाई?
हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है? जो बहुत तेजी से अपने अंदर वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती है और बड़े वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन कर देती है। ऐसे में साथियों सिल्वर आयोडाइड एक ठोस सरफेस का काम करता है। ये बहुत तेजी से अपने अंदर वाटर वेपर को खींचता है, वाटर ड्रॉपलेट, और तुरंत वाटर ड्रॉपलेट बनाता है बड़ा सा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सिल्वर आयोडाइड कुल मिलाकर वाटर ड्रॉपलेट को बनाने के लिए बड़ा अच्छा फैक्टर का काम करता है, क्योंकि सॉलिड सरफेस चाहिए। कभी भी तुम ड्रॉपलेट देख लोगे, कहीं भी ड्रॉपलेट देख लोगे, ये हवा में अगर है, कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल बीच में होगा, ऐसे डस्ट पार्टिकल होगा जिनके ऊपर ये बने हुए हैं। ये डस्ट पार्टिकल क्या काम करते हैं? तेजी से टेम्परेचर को खींचते हैं वाटर वेपर से, और जब तेजी से खींचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसका फेज चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर वेपर का टेम्परेचर खींचा जाएगा, जलवाष्प का टेम्परेचर साथियों खींचा जाएगा, तो वाटर ड्रॉपलेट में ही तो कन्वर्ट होगा, जल बूंद ही तो बनेगी, जल ही तो बनेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये जलवाष्प से तुरंत टेम्परेचर को खींचते हैं। वो कोई भी सॉलिड सरफेस हो सकता है। तो डॉक्टर बर्नहार्ड वॉनट वॉनगट ने ये बोला, सॉलिड सरफेस का होना, अगर हम बादल में सॉलिड सरफेस किसी तरीके से ले आए, बहुत ज्यादा ड्रॉपलेट बन जाएंगे, और ये ड्रॉपलेट जब ज्यादा बन जाएंगे तो एक दूसरे से जुड़ जुड़कर तुरंत रेनफॉल कराना चालू कर देंगे। ये बात समझ में आया? तो अभी इन्होंने क्या दिया था भाई? इन्होंने दिया, डॉक्टर विंसेंट सेफर ने कहा क्या, कि टेम्परेचर कम कर दो, अभी जो वाटर वेपर अभी ड्रॉपलेट में नहीं कन्वर्ट थे वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्षा करा देंगे। तो सिल्वर आयोडाइड क्या है साथियों? ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं जल स्नेही हाइग्रोस्कोपिक। एक मिनट, इसको शायद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वैसे इसको बोलते हैं जल स्नेही नाभिक। नाभिक, समझ रहे हैं? ये वेपर को अपनी तरफ खींचता है और तेजी से ड्रॉपलेट बना लेता है। अब जैसे मान लो यहां पर कोई बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, अब यहां पर सिल्वर आयोडाइड का अगर छिड़काव कर दिया जाए, और ज्यादा ड्रॉपलेट बनना चालू हो जाएंगे, और ये एक दूसरे से जुड़ जुड़कर बड़ी बूंद का निर्माण कर देंगे, और बड़ी बूंद क्या कर देगी? नीचे टपकना चालू हो जाएगी। बात समझ में आया? तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट डॉक्टर बरहार्ड ने दिया था। ये बात क्लियर? अब साथियों इसका क्या उपयोग है, कहीं क्या इसका उपयोग किया गया कि नहीं किया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए तो एक बार आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए। साथियों अगर हम बताएं, सबसे पहले अगर देखा जाए, थाईलैंड के राजा के द्वारा इसका उपयोग किया गया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अपने यहां सूखे से निजात पाने के लिए। नवंबर 1955 में सूखे से निजात पाने के लिए, यानी कि ड्राउट कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए, थाई रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि जहां पर ड्राउट से इफेक्टिव एरिया था वहां पर यह प्रोजेक्ट चलाया गया, आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया गया। देखिए आर्टिफिशियल रेनफॉल तभी हो सकती है जब उस रीजन में क्लाउड हो। यदि क्लाउड नहीं है उस रीजन में तो आप आर्टिफिशियल रेनफॉल, अब क्लाउड ही नहीं है, ह्यूमिडिटी ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो यार कहां से तुम बादल बना के वर्षा करा दोगे? तो यहां नया बादल नहीं बनाना है, नए क्लाउड, न्यू क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं है। यहां क्लाउड जो है, जो कल बारिश करा था वो आज करा रहा है। बात समझ रहे हैं? जो पता लगा दिल्ली में बारिश करा था वो राजस्थान में हो रही है उससे बारिश, ये यानी कि समय को पहले कर देगा। तो ये थाई रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट के द्वारा
ये अपने यहां जो ड्राउट इफेक्टिव एरिया थे उसकी कंडीशन को सही किया। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1993 साथियों, 1994 में तमिलनाडु ने इसका यूज किया था। तमिलनाडु ने इसका यूज किया। ड्राउट जो एरिया थे इनके, वहां पर इसको एक तरीके से अप्लाई किया और उससे फायदा भी उनको मिला। साथियों 2003 2004 कर्नाटक सरकार के द्वारा भी इसका यूज किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के द्वारा भी इसका यूज किया गया। बात समझ में आया? आपको बता दें 2008 में चाइना में जब एक तरीके से बीजिंग ओलंपिक हो रहा था, चाइना में बीजिंग ओलंपिक के समय कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, इसके लिए चाइना ने आर्टिफिशियल रेनफॉल का उपयोग किया। चाइना में जो बीजिंग ओलंपिक होने वाला था, कहीं उसके ओपनिंग सेरेमनी के समय बारिश ना हो जाए, यानी कि बारिश को रोकने के लिए भी किया जाता है क्या? हाँ, जैसे मान लो क्लाउड उस एरिया पर है, मान लीजिए बीजिंग के ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं और सरकार को लग रहा है ये कल ही हमारी बीजिंग वो मतलब ओलंपिक ओपनिंग है, ओलंपिक की ओपनिंग है, कहीं ऐसा ना हो कल हो। ऐसे में तुरंत अभी से ही क्लाउड सीडिंग करा दो, जिससे जो भी बारिश हो आज हो जाए, वो कल के दिन ना हो, उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल साफ हो जाए। बात समझ में है? तो चाइना के बीजिंग ओलंपिक में इसका उपयोग किया गया ताकि बारिश ना हो। समझ रहे हैं? दूसरा 2000 फरवरी 2009 बीजिंग में एक बार सूखे की स्थिति आई थी। तो बीजिंग में सूखे की जब स्थिति आई थी तो उसको रिजॉल्व किया गया 2009 में। बताया जाता है इतनी बारिश होती है कि 2 से 3 दिन हेल स्टॉर्म ही होता रहता है, मतलब हेल ही होता रहता है, यानी कि स्नो फॉलिंग ही देखने को मिलती है वहां उस रीजन में। 2009 की बात करें, ठीक है। बहुत से जगहों पर जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वहां पर स्काई रिसॉर्ट्स हैं जहां लोग स्केटिंग वगैरह किया करते हैं। तो जहां पर स्केटिंग हो रही है, यानी कि बर्फ में जो एक तरीके से स्केटिंग एक स्पोर्ट्स का सेगमेंट होता है, आप लोग देख सकते हैं उसको नेट वगैरह पे जाके। तो यूएसए कनाडा वगैरह रीजन में जो स्केटिंग बर्फ में ही की जाती है, नहीं बर्फ ना रहे तो पूरा एटमॉस्फेयर ही खराब, तो मतलब एक तरीके से उसमें स्केटिंग नहीं की जा सकती। तो जहां पर स्काई रिसॉर्ट्स होते हैं वहां पर बर्फ को मेंटेन करने के लिए भी इस आर्टिफिशियल रेनफॉल, इस क्लाउड सीडिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीड क्या है, बस यही याद रखना है, जैसे सिल्वर आयोडाइड्स, समझ रहे हैं? ये क्लाउड सीड है, सीड का मतलब ये जन्म देगा इनको, क्लाउड सीडिंग टेक्निक है। लेकिन वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 को हम क्लाउड सीड नहीं बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आप चेक करेंगे तो बहुत सारे और भी केमिकल हैं, मेनली सिल्वर आयोडाइड का यूज सबसे बेस्ट सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। तो वहां पर किया गया बीजिंग, और साथ में चाइना की एक रिवर है यांगशी रिवर, ये कई बार सूखे से प्रभावित हो जाती है। तो चाइना कई बार सोचा है कि बीजिंग मतलब ये जो येंसी रिवर है, येंसी रिवर, उसको भी फिर से मतलब एक तरीके से उसमें पानी का बहाव किया जाए, आर्टिफिशियल रेनफॉल, लेकिन इसमें बहुत खर्चे आएंगे, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि भाई क्या है इसका यूज, कैसे कैसे कराते हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल में सॉलिड CO2 का क्या यूज है, ठीक है, ड्राई आइस क्या है, और सिल्वर आयोडाइड का हिसाब किताब क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसके फायदे तो खूब हैं, क्या इसके नुकसान भी हैं? तो अब ये सी बात है साथियों, यदि आप नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसके नुकसान है। अभी तक इसके बहुत ज्यादा हार्म्स तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इसका जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आ रहे हैं। जैसे साथियों आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं
आप अगर देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ, जैसे अभी के लिए एक एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जैसे इंडिया का रीजन है और इंडिया में इस वाले रीजन में तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, और ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र है। साथियों गर्मियों में क्या होता है, जो पठार होते हैं, प्लेट्यू रीजन होते हैं, चूंकि ऊंचाई पर होते हैं इसलिए बहुत तेजी से गर्म होते हैं, जबकि मैदान उतने गर्म नहीं, और पानी तो बहुत देर में गर्म होता है। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि देर में गर्म होना, देर में ठंडा होना। लेकिन साथियों ये जो प्लेट्यू होते हैं बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई पर होने के कारण और साथ में समतल भी होते हैं, प्लेन होते हैं, इसलिए जल्दी गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण यहां पर हाई टेम्परेचर है, लेकिन साथियों इस पानी में लो टेम्परेचर है। पानी की सरफेस पर हाई टेम्परेचर होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और साथियों यदि हवा ऊपर उठ गई तो यहां पर हवा का जो प्रेशर होगा वो कम पड़ जाएगा, ऐसे में लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। साथियों जहां लो टेम्परेचर होता है वहां हवा नीचे उतरती है, वहां ऊपर से हवा, अपर साइड से हवा नीचे की ओर सबमर्ज करती है, एक तरीके से नीचे की ओर बैठती है, सिंक करती है। ऐसे में साथियों यहां हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाते हैं, और साथियों गर्मियों में हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलने लगती हैं। इसी को हम कहते हैं भारत में आ गया मानसून। साथियों इसको समर मानसून के नाम से जानते हैं, इसको मानसून चैप्टर, जो मानसून क्लाइमेट होता है, मतलब मानसूनी विंड, जब हमने आपको पढ़ाया तो बहुत अच्छे से बताया होगा इसको। ऐसे में भारत में साउथ वेस्ट मानसून, जो कि इसकी दिशा, इसकी जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, तो दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवाएं चलती, इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साथियों जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो क्या होता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नाम हमेशा साउथ वेस्ट से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये बात समझ में आए, साउथ वेस्ट मानसून ऐसा होता है। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिए। और साथियों आप सोच के देखिए, यदि चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, येंसी रिवर को रिवाइव कर रहा है, आप सोच के देखिए, अगर ये तिब्बत वाले रीजन पर, तिब्बत प्लेट्यू पर आर्टिफिशियल रेनफॉल करा दे, ऐसा कई बार हुआ भी है। ये तिब्बत, गर्मियों का समय है, भारत का मानसून आता है, ये देखो मानसून आ रहा है, और मानसून के समय हमारे यहाँ खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ क्रॉप, मार्च अप्रैल के समय, सॉरी, हाँ मार्च अप्रैल के समय ये इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, बोना, इनकी सोइंग होती है, यानी कि बुआई होती है खरीफ की, उसको पानी चाहिए। और भारत में मानसून ना आए तो उस ऐसी स्थिति में सूखा पड़ने लगे, भारत में कई स्थानों पर अनाज की पैदावार बाधित हो जाएगी। बात आप समझिए। अब तो सर ये कैसे हो सकता है भाई, क्या भारत में मानसून ऐसा भी हो सकता है ना आए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई आर्टिफिशियल रेनफॉल अगर तिब्बत प्लेट्यू पर करा दिया जाए, आर्टिफिशियल रेनफॉल, तो बताओ तिब्बत प्लेट्यू अगर ह्यूमिड हो जाएगा तो क्या ये तेजी से गर्म हो पाएगा? अगर यहां तिब्बत के प्लेट्यू पर पानी की मात्रा अधिक हो गई, इस पानी क्षेत्र अधिक हो गया आर्टिफिशियल रेनफॉल के कारण, यहां पर ह्यूमिड एरिया हो गया, यानी कि यहां पर पानी ज्यादा हो गया, तो क्या गर्मियों में गर्म होकर लो प्रेशर बनाएगा? बनाएगा, लेकिन बहुत कम बनाएगा, बहुत कम, यानी कि लो प्रेशर तो सही से नहीं डेवलप होंगे। और साथियों अगर लो प्रेशर नहीं बना तो क्या हवा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलेगी? उतने प्रेशर के साथ तो नहीं चलेगी। ऐसे में भारत में जो पानी चाहिए वो पानी की बारिश नहीं होगी, ऐसे में हमारी खरीफ की फसलें प्रभावित हो जाएंगी, भारत में कई स्थानों पर सूखा पड़ने लगेगा। इसीलिए कई बार न्यूज़पेपर में ये निकलता है कि चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल रेनफॉल कराए जाने से भारत में सूखे की स्थिति, तो हम समझ नहीं पाते।
अब शायद इस बात से समझ गए हो कि तिब्बत वाले रीजन पर अगर आर्टिफिशियल रेनफॉल हो गया तो जाहिर सी बात है इंडिया का मानसून लेट हो जाएगा। ये तो एक मैंने एग्जांपल बताया अपने इंडिया को लेकर, ऐसे आप सोच लीजिए। अगर आप क्लाइमेट के साथ फेरबदल किए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। हम नेचुरल फिनोमिना है, भारत में मानसून आता है तभी बारिश होती है, तभी हमारे यहाँ के किसान अच्छा खासा पैदावार करते हैं। अब अगर आप इस नेचुरल फिनोमिना को चेंज कर दीजिए, कल की बजाय आज बारिश करा दीजिए, जहां वर्षा नहीं होती वहां वर्षा करा दीजिए, अभी हो सकता है आप उतना रिसर्च में ना जान पा रहे हो कि इसके क्या दुष्परिणाम है, क्या लॉसेस है। ये फ्यूचर में आपको पता चले ये अरे इससे तो ये लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही तरह जैसे सीएफसी को हटाकर एचएफसी लाए तो देखे कि भैया ये तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सीएफसी इसलिए हटाए क्योंकि ओजोन डिप्लीशन हो रहा था। एचएफसी लाए कि ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा, बाद में पता चला 2016 तक अरे भाई इससे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तब जाके किगाली प्रोटोकॉल हुआ। तो बिल्कुल वैसे ही है, ये बात समझ रहे हैं। तो इसके बिल्कुल अगर आप नेचुरल, अभी तक बहुत रिसर्च में बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं, अभी लॉसेस के बारे में नहीं पता चला क्योंकि इसका बहुत भारी मात्रा में प्रयोग करने वाला एक ही देश दिखाई दिया, चाइना। और क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं जब इसको बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाने लगेगा। चाइना में बताते हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, रिच मैन है, वो आर्टिफिशियल रेनफॉल करा देते हैं। आर्टिफिशियल रेनफॉल जैसे मान लीजिए उनकी शादी बुधवार को है, ठीक है, तो वो अभी से ही क्लाउड सीडिंग 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। बीजिंग की ही एक कंपनी है, वो पता लगा क्लाउड सीडिंग के द्वारा तुरंत आज के ही दिन बारिश करा देगा, कल को नहीं होगा ऐसी स्थिति। समझ रहे हैं? कल के लिए जो शादी का दिन है उस दिन बारिश नहीं होगी उस एरिया में। तो ये बताइए ऐसे अगर हम उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है नेचुरल फिनोमिना में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इसका परिणाम तो आएगा ही कुछ ना कुछ। हालांकि बहुत ज्यादा रिसर्च में अभी बहुत लॉसेस के बारे में नहीं पता चला है, जैसे जैसे ये नई जो टेक्निक आई है इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो वैसे वैसे इसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये भी सबसे समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, एक और होता है, एक तरीके से एक क्लाउड सीडिंग की तो टेक्निक है ही है, साथियों क्लाउड जैपिंग करके भी एक फिनोमिना वर्क करता है जिसमें क्लाउड्स में आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और क्लाउड सीडिंग की फॉर्मेशन, मतलब क्लाउड, ये अभी नई नई टेक्निक आई हुई है, जब ये पूरी तरीके से भारत या अन्य देशों में लागू होने लगेगी तब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपने आर्टिफिशियल रेनफॉल, क्लाउड सीडिंग की क्या प्रोसेस होती है ये आपने अच्छे से सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही है साथियों, फिर अगले नए टॉपिक के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।